हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछले वीडियो में हमने जो है 2018 के 2019 के जूनियर लेवल के मैथ के क्वेश्चन लिए थे और कुछ क्वेश्चन किए थे। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं 2018 2019 के। तो हम जो है क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि उसमें जो अप्रोच लगाएं वो बिना पेन चलाए हल हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है a/3 = b/2 = c/1। तो a + b + 2c/b बराबर है। तो कहने का तात्पर्य ये इसमें क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को के मान लेते हैं। इसमें a/3 = b/2 = c/1। तो a/3 = b/2 = c/1 बराबर के कर देते हैं इस तरीके से। तो a बराबर यहाँ से a/3 बराबर के, a बराबर निकल जाएगा 3 के। इस तरीके से b/2 = के, तो b बराबर हो जाएगा 2 के। और यहाँ c/1 = के, तो इस तरह c बराबर हो जाएगा 1 के। इस तरीके से कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि a + b + 2c/b का मान निकालना है। तो यहाँ से a b c का मान रख लेंगे। 3k + 2k + c के जो है अपना वो c के में 2 का गुणा है, तो इसमें 2 का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k/b है। तो b का मान कितना है 2k है, तो 2k हो जाएगा। तो जो हो जाएगा 7k/2k यानी कि 7/2k से k से 3.5 आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5। इसका आंसर हो जाएगा 3.5। दूसरा जो सवाल है वो है, यदि a की पावर m की पावर n तो इक्वल टू एक कोष्टक में a की पावर m की होल के कोष्टक में a की पावर m कोष्टक बंद n, यानी कि जो घातांक का सवाल है ये। तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको पूरा सॉल्यूशन कर ले, दूसरा इसमें m और n के पदों में मान रख के देख ले ऑप्शन से। तो यहाँ से अगर इसको हल सॉल्यूशन करें तो a की पावर m की पावर n इक्वल टू कोष्टक में a की पावर m की पावर n, तो इससे निकल आएगा a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से जब आधार समान हो तो घाते समान कर लेते हैं। तो घाते समान की m की पावर n बराबर हो जाएगा m इंटू n। यहाँ से हम अपॉन में ले लेंगे तो m की पावर n बटे m इक्वल टू n। तो जब जो ऊपर जाएगी तो -1 में घात हो जाएगी, n की जो हो जाएगी m की पावर n-1। तो m की पावर n-1 इक्वल टू n। इस तरीके से m की पावर n-1 इक्वल टू n। और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी एक तरीके से 1 ही है, n की पावर 1 मान लें तो दोनों में n-1 का भाग दे दे, तो m की पावर n-1/n-1 इक्वल टू n की पावर 1/n-1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो m के पदों में हो जाएगा n की पावर 1/n-1। तो यहाँ से हमें जो मान मिल जाएगा वो m बराबर हो जाएगा n की पावर 1/n-1। अगर हम इतना ना करें और हम इसको ऑब्जेक्ट में इतना आपको आंसर मिलेगा, तो इसमें m का मान और n का मान ऐसा रख के देख लें कि यहाँ बराबर में तो दोनों मान बराबर हो जाए। तो हम इसको यहीं करके देख लेते हैं इतनी m की पावर n में m इंटू n में, तो यानी कि m बराबर 2 ले लें और n बराबर 2 ले लें। तो यहाँ m की पावर n की 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। 2 और इंटू 2 यहाँ रखेंगे तो 2 और 2 ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ रख के देख लें, जैसे m का मान हमने ले लिया 2, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा n का मान भी 2 की पावर n का मान भी 2-1, तो जो हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 की पावर 1 है, 1/2 में से गया 1 यानी कि 2 बराबर 2। तो इस तरीके से भी इसको हल करके देख लेते हैं कि हम पूरा हल ना करें तो यहीं पे जो है इसमें m की पावर n बराबर m इंटू n में m का मान और n का मान इंक्लूड करके देख लें और ऑप्शन से ये सवाल लग जाएगा। इसका आगे का जो सवाल है वो दिखने में तो काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन 1 सेकंड का सवाल है कि 1/(-1/5) जो कोष्टक में 1-1/6 1-1/7 इस तरीके से 1-1/100 का मान ज्ञात करना है। तो 1-1/5 को लिख सकते हैं 5 में एलसीएम लेके 5 में से गया 4/5, इसको लिख सकते हैं 5/6। इस तरीके से देख लो थोड़ा 1-1/5 है, यहाँ 5 एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा 5-1 यानी कि 4/5। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम 6/6-1 यानी कि 5/6, और इसको लिख सकते हैं हम 6/7 डॉट 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 करके ये 100 है तो 100-1 यानी कि 99/100। इससे पहले जो पद आएगा वो आ जाएगा 98/99 इंटू में, तो ये 5 से 5 6 से 6 इस तरीके से कट जाएगा, 99 से 99 इधर वाले पद से ये कट जाएगा। तो शुरुआत में 4 बचेगा, लास्ट में 100 यानी कि बचेगा 4/100 यानी कि 1/25। तो जो आंसर होगा वो होगा 1/25।
25 1/25। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/25। बहुपद x क्यू माइनस 6x² 11x माइनस 6 की गुणनखंड है। इसको भी हम ऑप्शन से कर लेते हैं, यानी कि x का मान इसमें इंक्लूड करके देख लें और जिस मान से ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए वही आंसर आता है। तो x की जिस मान से ये 0 हो जाए वही आंसर है, तो इसको भी हम ऑप्शन से करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है x-1 x-2 और एक कोष्टक में x-3। तो हम x बराबर 1 इसमें रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर इसका पूरा पद का मान 0 हो जाएगा। x बराबर 2 रखने पर इस पद का मान 0 हो जाएगा। x-3 बराबर रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो x-1 x-2 x-3 इसका एक गुणनखंड होगा। इसका आंसर होगा एक कोष्टक में x-1 x-2 और x-3 ऑप्शन से। वैसे इसको हम गुणनखंड करेंगे तो लंबा हो जाएगा। रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। तो रेखागणित शिक्षण को समझाने के लिए हम बच्चों को एक छोटी रेखा खींच के समझाएं, फिर एक बड़ी रेखा खींच के समझाएं। इस तरीके से उनको हम प्रदर्शन विधि से जो है रेखागणित समझा सकते हो। तो रेखागणित में जैसे पूरा आता है कोण वगैरह, त्रिभुज, तो हम जैसे उनको कागज में त्रिभुज या वर्ग बना के दिखाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि होगी प्रदर्शन विधि से। रेखागणित शिक्षण की विधि है कि आंसर आपको लगाना है प्रदर्शन मेथड से। रेखागणित शिक्षण का श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है x-2 x-9 का न्यूनतम मान। इसको जो है कई लोग छुड़वा देते हैं, ये क्या करके ये इंटर का सवाल है। x-2 x-9 कहते हैं कि ये इंटर का सवाल है और इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा, क्योंकि कैलकुलस मैथ की जो अवकलन है, गणित की अवकलन वाली किताब में इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा। तो इसको क्या करके छुड़वा दिया जाता है। लेकिन हम जो है इसको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। तो मैंने आपसे क्या रखा है कि मेरा एक फॉर्मूला है कि मेरा कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें डिफरेंशिएशन मैथ एंटर किया नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं कि इसमें हम फॉर्मूला से लेंगे x-2 x-9 है, इसको गुणा कर लेंगे x² - 2x और -9x और प्लस 18 हो जाएगा। तो जो हो जाएगा x² माइनस के 11x प्लस के 18। तो ये कहने का मतलब ये जो हो जाएगा x² माइनस के 11x प्लस 18। अगर यहीं पे इसको हम अवकलन करके लगाएं तो जो हो जाएगा 2x माइनस 11 प्लस के 18 और ये अचर पद का मान 0 हो जाता है। तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगी 2x माइनस के 11। इसका हम दोबारा से अवकलन करें तो 2 निकल के आएगा, यानी कि मान अवकलन डबल बार डिफरेंशिएशन करने पर अवकलन हमें धनात्मक मिल रहा है। तो मान जाहिर सी बात है वो ऋणात्मक रहता है और मिनिमम रहता है। वो कितना है तो इतना हमें पता करने के लिए हम करें 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर 11, तो x बराबर जो हो जाएगा 11/2, यानी कि x बराबर 11/2 हम यहाँ पे रख दें। x का मान 11/2 माइनस 2, x का मान 11/2 माइनस 2, तो जो हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा माइनस के 7/2, तो जो हो जाएगा माइनस के 49/2 आंसर। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, हमें इंटर की मैथ जो है डिफरेंशिएशन ना आए, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, और वो फॉर्मूला होता है c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। तो जो c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो हमारी इक्वेशन निकली थी x² माइनस के 11x प्लस के 18। तो इसी में रख देते हैं कि c का मान जी हो जाएगा, b का मान जी हो जाएगा, a का मान इसमें है तो a का गुणा हो जाएगा। तो c की जगह हम जो रख दें, c की जगह रख दें 18 और b है तो b का मान जी है, तो माइनस के 11 का होल स्क्वायर अपॉन 4 है और a का मान 1 है, तो जी हो जाएगा 18 माइनस 11 का 121/4। तो जी हो जाएगा 18 चौको 72 माइनस की 121/4। तो 72 माइनस 121/4 है, तो 121 में से 72 जाएगा तो 49/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -49/4। इसका जो आंसर हो जाएगा -49/4। कहने का मतलब ये है, हम इसको दो तरीके से, एक तो अवकलन से भी लगा सकते हैं और दूसरा इसमें हमें अवकलन इंटर में हमने अगर मैथ नहीं रखी है तो c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a के फॉर्मूला से इसमें इंक्लूड करके हम मान निकाल लेंगे c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से, जिसमें c अचर पद रहता है और b जो है वो x का मान रहता है और a x स्क्वायर वाला मान। अब एक किसी काम को 6 दिन में, b उसी काम को 8 दिन में करता है, तो इसको देख लीजिए, जैसे a है, a किसी काम को 6 दिन में करता है, b किसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो उसका वो पूरा काम कितना, जो टोटल काम है वो हम पहले पता कर लेते हैं कि हमारा काम कितना है। तो दोनों का एलसीएम ही टोटल काम रहता है। ये किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, लेकिन पता नहीं काम वो कितना है, तो वो काम हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। टोटल काम जो एलसीएम होता है वही टोटल काम कहलाता है 24। तो जब ये किसी काम को 6 दिन में कर लेता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, 24 काम है, तो वो 6 दिन में कंप्लीट पूरा काम कर लेता है, तो एक दिन में करेगा 4 काम, 6 चौको 24, और एक बी जो है एक दिन में कितना करेगा, वो करेगा 8 3 24 3 काम, यानी कि जो 4 और 3 निकले हैं वो ए और बी के
एक दिन के काम निकले हैं, टोटल काम उसका 24 था, वो 6 दिन में पूरा कर लेता है। जैसे 6 चौके 24, 4 दिन में उसने पूरे कर लिए, एक दिन में वो 6 दिन में पूरे कर लिए, एक दिन में चार काम करता है। तो जो a प्लस बी का जो है जो काम निकलेगा वो निकलेगा 24/7, यानी 4 और 3 को ये जोड़ देते हैं 7, यानी a प्लस बी जो है एक दिन में कितना करते हैं, 7 काम करते हैं। काम कितने कराने हैं, 24 कराने हैं दोनों से मिलकर के। तो जो a प्लस बी है वो कितने करेंगे, 24/7 कितने करेंगे, वो 24/7। तो ये क्या है और उसका कहना है कि एक काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। सी उसी कार्य को, कहने का मतलब है सी उसी कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर उसी कार्य को करते हैं। सी उसी कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने समय में करते हैं, 24/7 दिन में। तो सी भी कितना करता है, कितने समय में करता है, 24/7 दिन में। तो हमसे जो पूछा गया है कि जितने समय में ए और बी मिलकर कार्य पूरा करता है, तो बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। तो सी का कितने समय में करता है, 24/7 में, और बी कितना करता है, 8 में। तो हम 24/7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 24 आएगा, 24 से कम 24, 7 यहाँ पे, 8 तिहाई 24, उनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 24/10। 10 का भाग 24 में देंगे तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 2 सही 4/10, यानी कि जिसको काट देंगे तो 2 सही 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो जो हो जाएगा 2 सही 2/5 दिन में। यानी कि जो बी और सी है वो 2 सही 2/5 दिन में कार्य को मिलकर कर लेंगे। तो जो हो जाएगा पूरा 2 सही 2/5 दिन, 2 सही 2/5 दिन, यानी कि जो बी और सी मिलकर के इसको कर लेंगे 2 सही 2/5 दिन में। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इसको हम जो यहाँ पे क्या है कि विदिन सेकंड में लगाने की कोशिश करते हैं कि जो सवाल है वो हमारे विदिन सेकंड में हल हो जाए। अगला जो सवाल है, एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में त्रुटि बस एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो 30 छात्र है, 30 छात्र का जो माध्य है वो कितना है, 58.5। तो इनका हम योग निकाल लें, योग निकल आएगा 30 × 58.5। अब कहता है कि वो 75 के स्थान पर 57 हो गया। तो 75 था तो 57 हो गया, तो कितना कम हो गया, 18। तो 18 इसमें ऐड कर लेंगे। और हमसे पूछा गया है, क्या पूछेगा कि सही माध्य याद करो। तो सही माध्य कितना होगा, 30 छात्रों का ही होगा। तो जब 30 में 58.5 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 8 = 24 और 1 = 27, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 1 दशमलव है तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, प्लस 18/30। तो इनको जोड़ लेंगे, 8 × 5 = 13, 7 और 1 = 8 और 1 = 9, उस 8 × 5 = 13 की 3, 7 और 1 = 8 और 1 = 9 और 7 की 7 और 1। तो जो होगा 1793, यानी कि 1775 में 18 जोड़ लेंगे तो 8 × 5 = 13, 7 और 8 और 9, 7 की 7 तो 30। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो 1793 में 30 है इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा 3 से, 3 × 18, 3 × 27 और 3 × 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 2 बचेंगे, 3 × 27 और 3 × 3 और ये 10 से कट जाएगा। तो जो आ जाएगा 59.1, यानी कि हमारा जो है सही माध्य कितना होगा, 59.1। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ छात्रों का गुणा कराना है और जो माध्य दिया उसका, और जो डिफरेंस है, जैसे 75 के स्थान पर 57 हो गया तो 75 में से 57 कितना कम लिख गया था, 18, तो 18 का ऐड कर देंगे, कितने का है, 30 का है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब जो है आगे का जो सवाल है वो एडवांस मैथ से संबंधित है। जैसे कहते हैं कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो व्यास, यदि किसी वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी है, इधर से 12 सेंटीमीटर की दूरी हो गई इतनी, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी हो चुकी है। तो अब इससे जो जीवा की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है पूरा ये वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना होगा। तो ये ट्रिपलेट है, ये बहुत सरल सवाल है। एक होते हैं 5, 12, 13, यानी कि जब ये 12 है, यानी कि लंब 12 है तो आधार यहाँ 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, तो कर्ण हमेशा 13 ही होगा। अब जो ये कर्ण बना हुआ है ये वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे भी जब पूरा व्यास लेंगे तो ये भी वृत्त की रेडियस है, तो ये भी 13 हो जाएगी, तो व्यास पूरा 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब तो व्यास कितना हो जाएगा, 26, 13 दूनी 26, 5, 12, 13 से लगा लेंगे, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। अब एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है। ये भी सवाल देख लीजिए, ये भी बहुत सरल सवाल है, ब्याज वाला साधारण ब्याज का।
कोई कह रहा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई जो मूलधन है वो हमेशा कितना रहता है, 100% रहता है मूलधन। वो जी 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। जो मूलधन है वो 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 2 गुना में इसमें 2 चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, एक तो मूलधन और प्लस ब्याज। तो 10 वर्ष में कितना हो जाता है, वो 2 गुना हो जाता है। तो एक तो उसमें मूलधन है 100 और प्लस 100 कितना है, ब्याज है। 100% ब्याज और 100% इसमें मूलधन इंक्लूड रहता है। कोई भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% रहता है। तो वो बढ़कर के 10 वर्ष में कितना बढ़ गया, वो 10 वर्ष में बढ़ गया 100। पहले 100 तो वो था ही अपने आप में, तो एक वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 100/10, यानी कि 10% दर इसकी आंसर हो जाएगी। वैसे भी जब हम ब्याज को इंक्लूड करते हैं तो जो हमारा ब्याज है वो टाइम में इंटू रेशियो रहता है। ब्याज जो है टाइम इंटू रेशियो रहता है, हमें रेशियो निकालना है। ब्याज हमारा दिया है, ब्याज कितना है, ब्याज हमारा 100 है और टाइम कितना है 10 है, तो रेशियो कितने लगा रहे हैं, 10%। कहने का मतलब जो ब्याज की दर है वो कितनी आ जाएगी, 10%। ब्याज की दर जो है 10% आंसर। ब्याज की दर 10%, 10 बराबर 100 तो 1 बराबर 10। अब 100 जो हमारा मूलधन है, मूलधन क्या है कि 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। यानी कि पहले मूलधन 100 रहा होगा, जब वो 2 गुना होकर के हो गया 200 हो गया। 200 कैसे हो गया, क्योंकि 100 में ब्याज जुड़ गया। तो 10 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 100, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे 10% आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m एक कोष्टक में m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन है m+2 और m+4 ये हमेशा किससे विभाजित होगी, तो उसमें क्या है कि हम m का मान रख के लिख लेते हैं। m का मान जैसे हमने रखा है इसमें 1, तो ये आएगा 1, एक कोष्टक में 2, एक कोष्टक में 1+4 यानी कि 1, और ये इंटू में हो जाएगा 3, इंटू में 4 और 1 5 यानी कि 3 मिला। यहाँ से हमने m बराबर 2 रखा है इसी में, तो जो हो जाएगा 2, एक कोष्टक में 2+2 और जो हो जाएगा 2+4। कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 और 2 4 और कितना हो जाएगा, हाँ 2 और 2 4 और जो हो जाएगा यहाँ पे एक कोष्टक में 2 यहाँ पे रख दिया, 2 यहाँ पे तो 6 यानी कि जो होगा 2 कोष्टक में 4 और इसको हम लिख देंगे 2 × 3। तो कहने का मतलब 3 हमें यहाँ मिल गया और 3 हमें यहाँ मिल गया, यानी कि 3 का गुणा एक तरीके से इसमें, जैसे 3 × 5 = 15, ये 3 दूनी 6, 6 चौको 24 तरीके से 3 का गुणा है। 3 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी तो 3 कॉमन मिल रहा। तो ये कह रहा कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगी, तो वो हमेशा विभाजित होगी संख्या 3 से। कितने से विभाजित होगी, 3 से। लास्ट का जो सवाल है वो आयु संबंधी, इसे आप बहुत गौर से देख लीजिए, बड़ा मतलब इसे भी हम विदिन सेकंड में मौखाज लगा सकते हैं। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। जो पिता और पुत्र की, अगर देख लीजिए, पिता और पुत्र की आयु का योग 68 वर्ष है और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, यानी कि 8 वर्ष पूर्व इनका अनुपात था 12:1। तो हमसे पूछा कि क्या है, हमसे पूछा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद हमें उनकी आयु का अनुपात पता करना है। यानी कि वर्तमान जो है, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग 68 है, तो 8 वर्ष पहले पिता और पुत्र की, इसमें एक तो पिता शामिल है और दूसरा पुत्र शामिल है, यानी कि 2 लोग शामिल है। तो 8 वर्ष पहले इन दोनों में से 8 घट जाएगा, तो 68 में से 8 जाएगा 60, फिर 8 चला जाएगा तो 52। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 52। तो अनुपात में कितना है ये, 12:1, तो 13, 12 और 1 13, 13 बराबर 52, तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर जब 4 है तो 1 बराबर 4, तो 12 बराबर 48, 48 में 4 जोड़ देंगे तो 52 योग यहाँ हो गया। लेकिन हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद वाला, तो सीधा सीधा इसमें क्या है कि हमें 48 और 4 निकल के आए, तो 8 ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो 8 ये जोड़ दो, 4 ये जोड़ दें कि 12, तो 48 में 12 जोड़ दो, 4 में 12 जोड़ दें, तो 48 में 12 जोड़ेंगे 60 और 4 में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा। यानी कि जो आयु का अनुपात हो जाएगा, तो ये 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 15 और 4 से ये काटेंगे 4, यानी कि जो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा वो होगा 15:4। अगर हमसे यही पूछ ले उसकी वर्तमान आयु का, जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना होगा, तो 8 जोड़ के निकाल लें हम, 8 और 8 16, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 56 और यहाँ जो जुड़ जाएगा इसमें 4 है, 8 और 4 12, तो जो हो जाएगा 56 और 12, तो 56 12 से यहाँ भी योग 68 हो रहा। अगर इसमें अनुपात पता करना हो तो अनुपात के लिए 4 से निकाल दो, 4 3 12
और ये हो जाएगा 4 से 4 एकम 4 और 4 चौको 16 यानी कि 44 अनुपात 3 यहाँ पे करके आ रहा। 4 एकम 4 4 एकम 4 4 से 14 अनुपात 3। अगर वर्तमान का अनुपात पूछे तो 14 अनुपात 3 और वर्तमान की आयु पूछे तो पिता की आयु 56 और पुत्र की आयु 12। वो कैसे है कि 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा और 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12। तो वर्तमान आयु उनकी 56 और 12 हो गई तो मिलकर के 68 हो गई। और 4 वर्ष बाद का आयु पूछे तो 60 आयु पिता की हो जाएगी और 16 आयु पुत्र की हो जाएगी। और अनुपात पूछेंगे तो 15 अनुपात 4 आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान का जो अनुपात है वो हो जाएगा 15 अनुपात 4। वर्तमान का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अनुपात 4। इसे समझने के लिए एक बार और देख लो, कह रहा है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनका अनुपात था 12 अनुपात 1। अब 68 से हम 8 बार पिता को ले गए, 8 साल पीछे तो 60 हो गया, 8 साल पीछे पुत्र को ले गए तो 52 हो गया। यानी कि जो दोनों की आयु का अनुपात 12 अनुपात 1 है, दोनों का योग कितना है 12। तो 12 और 1 13, 13 बराबर 52, 1 बराबर 4। तो यहाँ से 12 चौको 48 यानी कि 8 साल पहले पिता की आयु पूछ ले तो 8 साल पहले पिता की आयु 48 थी, 8 साल पहले पुत्र की आयु 4 थी। अगर वर्तमान पूछ ले तो इन्हीं में 8 8 जोड़ दो यानी कि जो हो जाएगा 56 और जो हो जाएगा 12। और अगर 4 वर्ष और बाद पूछ ले तो इन्हीं में 4 4 और दो, 56 में 4 जुड़ जाएंगे 60 और 12 में 4 जुड़ जाएंगे 16। अनुपात में पूछ ले तो 15 अनुपात 4। और कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस वीडियो को इसलिए ज़रूर देखें कि ज़्यादातर मैं जो अप्रोच लगा रहा हूँ सवाल को हल करने की, जो कॉन्सेप्ट है हमारा तरीका, वो विदिन सेकंड में हल हो जाए। और जो कई लोग यूट्यूब चैनल पे कई क्वेश्चन छुड़वा दिए गए, तो पिछली वीडियो मैंने एक प्रॉफिट लॉस का लिया है, सभी लोगों ने उसे एक्स से लगाया, मैंने भी विदिन सेकंड में लास्ट में उसको जो है विदिन सेकंड में लगाने की कोशिश की। और इस वाले सवाल को जो है जो फॉर्मूला मैंने रखाया C-20 है, वो जो है मतलब आपको यूट्यूब चैनलों पे ये कह दिया गया कि ये सवाल इंटर का है और ये कैलकुलस की किताब का है, डिफरेंशिएशन से लगता है। तो मैं जो हूँ आपको सारे सवाल हल कराने की विदिन सेकंड में कोशिश कर रहा हूँ और इन्हें समझने की कोशिश करें। क्योंकि सुपर टेट में वो चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर के सुपर टेट में 50 नंबर की मैथ आनी और प्राइमरी के सुपर टेस्ट में 20 नंबर की आनी। और ये SSC, IDC और रेलवे ग्रुप डी के सभी के लिए बहुत अच्छे सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।